कहानी। बारिश का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं ऐसे मौसम में अपनी कार लेकर अक्सर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाता हूँ। ये अगस्त का महीना था और अगस्त में तो वैसे भी मुतवातिर बारिशें होती हैं। ये उस महीने की पहली बारिश थी। कुछ देर तो मैं घर पर ही इस बारिश से लुत्फ अंदोज होता रहा, मगर फिर अपनी गाड़ी लेकर नामालूम मुकाम की तरफ निकल पड़ा। मेरी गाड़ी वीरान और सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। ताहद्दे नजर हर तरफ खेत थे, कुछ 2-4 मकान भी थे, मगर मूसलाधार बारिश की वजह से वो बहुत धुंधले दिखाई दे रहे थे। इस मूसलाधार बारिश में मुझे इस वीरान और सुनसान माहौल से बहुत लुत्फ आ रहा था। मालूम नहीं मैं कितनी देर तक ड्राइविंग करता रहा, बस अपने मजे में मस्त आसपास से बेखबर वीरान सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा। मुझे मालूम नहीं था कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। मैंने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, छोटी मोटी पहाड़ी टीलों का सिलसिला शुरू हो गया। मेरी गाड़ी जूं की तूं रवां दवां थी। एक नामालूम मुकाम पर मैंने सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी। मैं अब काफी ऊंचाई पर था, नीचे गहरी खाइयां थीं। बारिश अब भी जारी थी और इस मौसम ने यहाँ का समा मजीद खूबसूरत बना दिया था। कुछ देर मैं वहां खड़ा रहा और लुत्फ अंदोज होता रहा। वहां से आगे सड़क और भी ऊंचाई पर जा रही थी। मेरा दिल चाहा कि काफी ऊंची जगह जाकर इस जन्नत नजीर वादी का नजारा करूं। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और आगे रवाना हो गया। थोड़ा सा आगे कुछ ऊंचाई पर एक मोड़ था जिसका मुझे बिल्कुल ख्याल न रहा, और ऊपर से काफी तेजी से आती हुई कार को देखकर एक लम्हे के लिए मैं बौखला गया। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। यहाँ पर अगर मैं ब्रेक लगाता तो वो गाड़ी मेरी गाड़ी से टकरा जाती, और अगर ना लगाता तो मैं गाड़ी समेत गहरी खाई में जा गिरता। मैंने घबराहट के आलम में स्टीयरिंग घुमाया। मेरी गाड़ी काफी रफ्तार के साथ साइड पर पड़े हुए एक बड़े पत्थर के साथ टकरा गई। दूसरी गाड़ी आकर मेरी गाड़ी की पिछली जानब टकराई और उड़ती हुई खाई में जा गिरी। मेरी गाड़ी ने 2 कलाबाजियां खाई और कुछ दूर तक से रखती चली गई। मुझे काफी चोटें आईं, सर से खून का फवारा उबल पड़ा। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं जिंदा बच गया हूँ, वरना मैंने तो अपनी मौत वाज़े तौर पर देख ली थी। कुछ देर तक मैं यूं ही गाड़ी में फंसा रहा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। गनूदगी के आलम में मैंने देखा कि एक बूढ़ा मुझे गाड़ी से निकाल रहा है और साथ साथ मेरे जिस्म पर बहते हुए खून को चाट रहा है। यह हकीकत थी या ख्वाब, मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं। जब मुझे होश आया तो मैं एक झोंपड़ी नुमा कमरे में पड़ा हुआ था। एक बूढ़ा और एक बुढ़िया मेरे करीब बैठे हुए थे। बूढ़े की शक्ल देखकर मुझे कुछ याद आ गया। ये वही बूढ़ा था जिसने मुझे गाड़ी से निकाला था। उन्होंने मेरे जख्मों पर मरहम पट्टी करवा दी थी। मुझे होश में आता देखकर वो बूढ़ा मेरी तरफ बढ़ा, मुझे सहारा देकर बिठाया और गर्म दूध का एक प्याला मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने वो दूध पी लिया, जिससे मेरे जिस्म में थोड़ी बहुत तवानाई आ गई। क्या मैं अपने मोहसिन का नाम जान सकता हूँ? मैंने बूढ़े को मुखातिब होकर पूछा। आप हमें अपना मोहसिन कहकर शर्मिंदा न करें। वैसे मेरा नाम अब्दुल मालिक है और ये मेरी शरीक हयात अम्मारा है, उसने बुढ़िया की तरफ इशारा करते हुए कहा। शाम होने वाली है, मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करता हूँ। ये कहकर बूढ़े ने अपने घुटनों पर हाथ टेककर उठने की कोशिश की। ज्यादा तकलीफ ना करें, जो कुछ आप लोग खाएंगे मैं भी वही खा लूंगा। मैंने बूढ़े को रोकने की कोशिश की। नहीं बेटा, तकल्लुफ किस बात का, तुम तो हमारे मेहमान हो, और मेहमानों के साथ तो ऐसा सलूक नहीं किया जाता ना कि उसे भूखा सुला दिया जाए। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे भूख नहीं है और दूध तो आपने पिला ही दिया है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम जख्मी भी हो, तुम्हारा बहुत सारा खून जाया हो गया है। खाना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है ताकि तुम जल्द सेहतयाब हो सको। मैं आपका एहसान अंकल जिंदगी भर नहीं भुला सकूंगा। एहसान किस बात का बेटा, ये तो हमारा फर्ज है, और सबसे बढ़कर तुम हमारे बेटे की तरह हो और अपनी औलाद पर वालिदैन एहसान नहीं करते, बल्कि ये तो उनका फर्ज होता है। ये कहते हुए वो बूढ़ा और बुढ़िया उस झोंपड़ी नुमा कमरे से निकल गए। मैं दिल ही दिल में खुश था, बड़े खिदमत गुजार लोग थे, मैं इनके एहसानों का बदला किसी भी तरह नहीं चुका सकता था। तकरीबन 1 घंटा ऐसे ही गुजर गया। 1 घंटे बाद वो बूढ़ा कमरे में आया और कहने लगा, खाने का इंतजाम हो गया है बेटे, हमारा खाना बनाने में मसरूफ है। जैसे ही खाना तैयार होगा तीनों मिल बैठ के खाएंगे। थोड़ी देर बाद खाना आ गया। खाना क्या था, बस भुना हुआ गोश्त था
और वो भी इतना सारा कि एक बड़ा सा देगचा भर गया था। इतनी थोड़ी देर में आप इतना सारा गोश्त कहाँ से ले आए? मेरी ये बात सुनते ही बूढ़े को खांसी शुरू हो गई और उसके संभलने से पहले ही बुढ़िया बोल पड़ी, ये हिरन का गोश्त है। जख्मी हिरन था, इसलिए जल्द ही हमने उसका शिकार कर लिया। वैसे पहले तुमने कभी हिरन का गोश्त खाया है? नहीं आंटी, ये इत्तफाक पहली बार होगा जब मैं हिरन का गोश्त खाऊंगा। बड़ा लजीज गोश्त है, ये तुम खाना शुरू करो। बुढ़िया ने गोश्त का एक टुकड़ा मुंह में चबाते हुए कहा। मैंने भी गोश्त का एक टुकड़ा उठा लिया था और खाना शुरू किया। वाकई बड़ा लजीज गोश्त था। इससे पहले मैंने इतनी लज्जत किसी और गोश्त में नहीं देखी थी। मेरे मुकाबले में वो बूढ़ा और बुढ़िया काफी तेज तेज उस गोश्त को खा रहे थे। हालांकि वो बूढ़े थे और मैं सेहतमंद, उनके मुकाबले में मेरे दांत काफी मजबूत थे, मगर फिर भी वो उस गोश्त को ऐसे चबा रहे थे जैसे किसी च्युइंगम को चबा रहे हों। मैंने गोश्त के 2-4 टुकड़े ही लिए थे, बाकी का सारा गोश्त वो दोनों हड़प कर गए। ऐसे लगता था जैसे वो दोनों बरसों के भूखे हों। ज्यादा देर बैठे रहने की वजह से मेरी कमर में दर्द होने लगा तो मैं लेट गया। बुढ़िया ने वो खाली देगचा उठाया और बाहर जाने वाली थी कि ठोकर लगने से धप से जमीन पर आ गिरी और माथे पर चोट लगने से खून निकल आया। वो बूढ़ा उसे सहारा देकर बाहर ले गया। बाहर अब अंधेरा फैल गया था। मैं काफी देर तक उनका इंतजार करता रहा, मगर उन दोनों में से कोई भी दिखाई न दिया। थोड़ी देर बाद एक लड़का और एक लड़की कमरे में दाखिल हुए। दोनों की उम्रें लगभग 25 साल होंगी। लड़की के माथे पर भी जख्म था जिस पर पट्टी बंधी हुई थी। कौन है आप लोग? उनके अंदर आते ही मैंने बेसाख्ता पूछ लिया। अरे बताया तो था दिन। लड़की ने उसे कोहनी मारी तो लड़के की बात अधूरी रह गई। मेरा नाम निगार है और ये मेरा शोहर शकील है। वो बूढ़ा और बुढ़िया जो दिन को आपके साथ रहे थे वो मेरी सास और ससुर हैं। वो दोनों कहाँ चले गए? यहाँ से कुछ ऊपर काफी बड़ा जंगल है। वो दोनों वहाँ रात को पहरा देते हैं और दिन को हम दोनों, ताकि कोई भी शख्स दरख्त काट कर न ले जा सके। आप लोगों ने खाना खाया है क्या? मैंने एक बार फिर पूछने की जहमत की। हाँ, हम खाना खा चुके हैं और बहुत थके हुए हैं, इसलिए आराम करना चाहते हैं। तुम भी सो जाओ, सुबह को मुलाकात करेंगे। कमरे के दरवाजे के करीब आग का अलाव जल रहा था और यही अलाव कमरे की रोशनी का वाहिद जरिया था, मगर अब ये अलाव आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होता जा रहा था और थोड़ी देर बाद बुझ गया। कमरे में अब हरसू अंधेरा छा गया। वो दोनों मुझसे थोड़े से फासले पर शायद सो रहे थे। काफी देर तक मैं यूं ही जागता रहा, फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। सुबह सादिक के करीब मेरी आंख खुल गई। मैंने उठकर इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। कमरे में मेरे अलावा कोई दूसरा न था। वो लड़का और लड़की शायद जा चुके थे। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा और बुढ़िया भी आ गए। बूढ़े के हाथ में एक टोकरी थी जिसमें बहुत सारे फल थे। बेटा, हम तो रोजाना सुबह ये फल ही खाते हैं। अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत हो तो मैं उसका भी बंदोबस्त कर देता हूँ। बूढ़े ने टोकरी मेरे करीब रखते हुए कहा, मैंने आपको कल भी बताया था, बिला वजह तकल्लुफ मत किया करें। जो कुछ आप लोग खाएंगे मैं भी वही खा लिया करूंगा। ठीक है बेटा, हम तो चाहते हैं कि तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ ना हो। बूढ़ा मेरे पास बैठकर कहने लगा और पास ही बुढ़िया भी आकर बैठ गई। बुढ़िया के सर पर भी पट्टी बंधी थी जिस तरह रात को उस लड़की के सर पर बंधी हुई थी। और हैरत की बात यह कि उस लड़की का जख्म भी उस जगह था जहां पर इस बुढ़िया का था। मैंने टोकरी से एक सेब उठा लिया और उसे खाने लगा। गर्ज उन्होंने हर तरह मेरी खिदमत की। ये दिन भी गुजर गया। शाम होने में अभी कुछ देर बाकी थी। आज के दिन मैंने एक और हैरत अंगेज बात नोट की थी। वो ये कि बूढ़ा और बुढ़िया दिन को एक पल के लिए भी न सोए थे, हालांकि वो सारी रात पहरा देते रहे हैं। और आज मेरा उनके साथ दूसरा दिन था। इन 2 दिनों में मैंने उन्हें एक पल के लिए भी सोते हुए नहीं देखा था, यानी उन्हें जागते हुए मुसलसल 2 रातें और 1 दिन, जबकि आज दूसरा दिन भी गुजर गया था। अब ये दोनों बुढ़िया और बूढ़ा मुझे कुछ पुरस्कार से लगने लगे थे, मगर वो बराबर मेरी खिदमत किए जा रहे थे। मेरी तबीयत अब खासी हद तक ठीक हो गई थी, उठकर चल फिर सकता था। उस वक्त वो बूढ़ा और बुढ़िया कमरे में नहीं थे। मैं यूं ही टहलता हुआ बाहर निकल आया और इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। ये झोपड़ी काफी ऊंची पहाड़ी पर बनाई गई थी और इस झोपड़ी के ऊपरी जानिब बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें थीं। मैं उन चट्टानों के करीब चला गया। उन चट्टानों के दरमियान में एक सुरंग नुमा गार था। मैं उस गार में दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही बदबू के भपके मेरे नथनों से टकराए। मैंने अपनी नाक पर हाथ रखा और थोड़ा आगे चला गया। अंदर का मंजर मेरे होश उड़ा देने के लिए काफी था। एक तरफ इंसानी खोपड़ियों का ढेर लगा हुआ था
और साथ ही बहुत सारी हड्डियां पड़ी हुई थीं। अचानक बाहर से मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं जल्दी से उस सुरंग नुमा गार से बाहर निकल आया और उन चट्टानों के पीछे छुप गया। वो बूढ़ा और बुढ़िया इसी तरफ आ रहे थे। बूढ़े ने अपने कंधे पर कुछ उठा रखा था। जब मैंने गौर किया तो वो भी एक इंसान था जो शायद बेहोश था। अचानक मुझे ख्याल आया तो खौफ की सी लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में सरायत कर गई। क्या ये आदमखोर है? हाँ, बिल्कुल ये आदमखोर थे। तभी तो बूढ़े ने इतना भारी वजन उठा रखा था, वरना इस उम्र में तो इंसान से चला भी नहीं जाता। गार के करीब पहुंचकर बूढ़े ने उस आदमी को नीचे फेंक दिया और मेरे देखते ही देखते उसकी शक्ल तब्दील होने लगी। उन दोनों की शक्लें अब तब्दील हो चुकी थीं। अब बूढ़े और बुढ़िया के बजाय वहां निगार और शकील अहमद खड़े थे जो कल रात को झोपड़ी में आए थे। बड़ी हैरानकुन बात थी, दिन को बूढ़े, रात को जवान। मुझे ये चक्कर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। खौफ से मेरा दिमाग मौफ होने लगा। मेरे लिए अब उनसे छुटकारा पाना जरूरी हो गया था, क्योंकि मैं 2 दिनों से उन आदमखोरों के चुंगल में था और अब मालूम नहीं ये किसी भी वक्त मेरी तिक्का बोटी करके खा जाते। मेरी समझ में नहीं आ रहा है तुमने इस लड़के को क्यों अपने कमरे में पाल रखा है। यह निगार की आवाज थी, वरना हमने तो कभी अपने शिकार को इतना नहीं पाला। मुझे भी कोई शौक नहीं इसे पालने का, मगर इस लड़के का खून बहुत लजीज है और बरसों बाद मेरी जुबान ने ऐसा जायका चखा है। इसके जिस्म का बहुत सारा खून निकल गया है। ऐसी सूरत में इसका शिकार करने में मजा नहीं आएगा। एक आध दिन इंतजार कर लेते हैं, जब थोड़ा बहुत खून इसके जिस्म में जमा होगा तब इसका शिकार करेंगे। उस लड़के की बातें सुनकर मुझ पर तो लर्जे की सी कैफियत तारी हो चुकी थी। मुझे हर सूरत उनके चुंगल से निकलना था। मैं वापस झोंपड़ी में चला गया। मेरी नजरें किसी ऐसी चीज की मतलाशी थीं जो मेरे बचाव का सबब बन सकती थीं। एक कोने में दिया सिलाई की एक डिबिया, एक कुल्हाड़ी और छोटे मोटे चाकू पड़े थे। मैंने वहां से दिया सिलाई की डिबिया और कुल्हाड़ी उठा ली और एक कोने में छुप गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों झोंपड़ी में आए। मैंने यकदम दोनों के ऊपर कुल्हाड़ी का वार किया। मेरे दोनों वार कारगर साबित हुए। वो दोनों जमीन पर ढेर हो गए। मैं जल्दी से झोंपड़ी से बाहर निकल आया और उसका दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दिया। अंदर से दोनों की चीखें बुलंद हो रही थीं। फौरन ही मैंने उस झोंपड़ी को आग लगा दी। आग ने पूरी झोंपड़ी को अपनी लपेट में ले लिया था। मैं झोंपड़ी से दूर हटने लगा। नकाहत से मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। दफतन में जमीन पर गिर गया। अब मेरा वहां देखभाल करने वाला कोई नहीं था सवाए अल्लाह की जात के। वो दोनों मेरे मोहसिन भी थे, मगर उनका काम इंसानियत के खिलाफ था। झोंपड़ी धड़ाधड़ जल रही थी। आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे और झोंपड़ी से ऐसी चीखों पुकार आ रही थी जैसे बहुत सारे जानवर मिलकर बैन कर रहे हों। फिर थोड़ी देर बाद वहां सिर्फ राख का ढेर था। मेरी समझ में तो अब तक नहीं आ रहा था कि वो बूढ़ा और बुढ़िया जिन्नात थे, आदमखोर थे, कौन थे। बस मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर जल्दी से मेन सड़क को ढूंढने के लिए वहां से रवाना हो गया।